मैं ऑफिस के अंदर अपनी गाड़ी की चाबी लेने आ रहा था कि मुझे थाने की तरफ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी। छोड़ो मुझे, मुझसे दूर रहो। मेरे कदम वहीं जम गए थे। ये आवाज मेरे कानों में जहर की तरह उतरी थी। मैं तेजी से जेल की तरफ भागा, जहां का नजारा देखकर मेरा खून खोल उठा था। वही हवलदार जिसने कुछ देर पहले इज्जत की चादर ओढ़ रखी थी, अब उस मासूम लड़की के पास होकर उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। और वो लड़की दीवार से लगी कांप रही थी। मैंने पूरी हिम्मत से दरवाजे को लात मारी और अंदर आया और उस हवलदार की गर्दन दबोच ली और उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। फिर मैं उस लड़की की तरफ मुड़ा जो डर से थर थर कांप रही थी। मैंने जैसे उस लड़की का चेहरा उठाया तो उसका दुपट्टा चेहरे से हट गया, लेकिन वो चेहरा देखकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो कोई और नहीं बल्कि मैं यश कपूर, शहर के जाने माने बिजनेसमैन सुनील कपूर का बेटा था। मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। लोग मुझे देखकर बहुत अट्रैक्ट होते थे। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी गया तो मैंने बाहर ग्राउंड में एक लड़की को देखा जिसकी आंखें नीली थी, जिन्हें देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और मुझे लगा था कि यही मेरी मोहब्बत है। मैंने उसके बारे में पता लगवाया तो वो एक आम से घर की लड़की थी और यहाँ पढ़ने आती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता भी एक आम से रिटायर पुलिसमैन थे और उस लड़की का नाम रिया था। मैंने अपनी डैडी को ये सब कुछ बताया तो डैडी ने पहले मना किया कि हम तुम्हारी शादी कभी भी ऐसे घर में नहीं करेंगे। क्या तुम हमारे स्टेटस को नहीं जानते हो? डैडी प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मैं सिर्फ उससे ही शादी करूंगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी धमकी डैडी पर असर कर चुकी थी। अगले ही दिन डैडी मेरा रिश्ता लेकर रिया के घर गए थे। मैंने रिया से यूनिवर्सिटी में भी बात की थी तो रिया शर्माकर वहां से चली गई थी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं समझ गया था कि उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। अगले दिन डैडी जब घर वापस आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां तो कोई रहता ही नहीं है, वो घर तो खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है डैडी? वो लड़की वो यूनिवर्सिटी में आती है, मैंने सारी जानकारी निकलवाई थी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम जाकर खुद चेक कर लो, तुम्हें असलियत का पता लग जाएगा। जब मैंने लोगों से वहाँ की जांच करवाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि अचानक ये घर खाली कैसे हो गया और वो लोग कहाँ चले गए। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो रिया मुझे वहाँ भी नजर नहीं आई। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए थे। फिर कुछ दिन में उदास रहा और रिया का कुछ पता नहीं चल पाया। देखते ही देखते मेरी डिग्री भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रिया मुझे आज तक नहीं मिल पाई थी। 4 साल बाद आज मैं एक एसपी ऑफिसर यश कपूर बन चुका था। मैं थाने में अपने कड़कदार लहजे के साथ अंदर आया तो सारे सिपाही और टीम फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए। मैं अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने जेल के कोने में जमीन पर बैठी एक लड़की पर पड़ी, जो सर झुकाए खामोश थी। मैंने एक गहरी नज़र उस पर डाली और पास खड़े हवलदार से पूछा कि ये कौन है और ये यहाँ क्यों है। हवलदार ने इज्जत से जवाब दिया, सर ये एक बहुत बड़े केस में लाई गई है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने ही रिश्तेदार की जान ले ली है। मैंने चौंक कर दोबारा उस लड़की की तरफ देखा तो इस लम्हे उस लड़की ने सर उठाया। दुपट्टे के पीछे से झलकती हुई गहरी नीली आंखों ने जैसे मेरे दिल की धड़कनों को एक लम्हे के लिए रोक दिया था। वो आंखें इतनी खामोश लेकिन जानी पहचानी थी कि मुझे लगा जैसे वक्त का पहिया उल्टा घूम गया हो। मेरे दिमाग में 4 साल पहले की यादें आने लगी थी। मैंने अपने ख्यालों को झटका और ऑफिस से बाहर निकल गया, लेकिन पार्किंग में जाकर मुझे याद आया कि मैं गाड़ी की चाबी टेबल पर भूल आया हूँ। मैं वापस पलटा और अभी कॉरिडोर में ही था कि मुझे जेल से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। मेरे कदम वहीं जम गए थे। ये आवाज़ मेरे कानों में जहर की तरह उतर रही थी। मैं तेजी से जेल की तरफ भागा, जहाँ का नज़ारा देखकर मेरा खून खोल उठा था। वही हवलदार जो कुछ देर पहले बहुत इज्जतदार बन रहा था और अब उस मासूम लड़की के पास जाकर उसे हैरिस करने की कोशिश कर रहा था। और वो लड़की दीवार के साथ लगी काँप रही थी। मैंने पूरी हिम्मत से दरवाजे को लात मारी और अंदर आया और उस हवलदार की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। और फिर मैं उस लड़की की तरफ मुड़ा जो डर से थर थर काँप रही थी। मैंने जैसे ही उस लड़की का चेहरा उठाया
तो उसका दुपट्टा चेहरे से हट गया, पर सामने आने वाला चेहरा देखकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो वही लड़की थी, वो रिया थी, वही रिया जिसे मैं 4 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, मगर आज वो एक मुजरिम बनकर मेरे सामने खड़ी थी। रिया ने भी मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने बेयकीनी से कहा, रिया, तुम यहाँ और इस हालत में, ये सब क्या है? रिया ने रोते हुए कहा, यश, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कहा, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? अचानक कहाँ गायब हो गई थी तुम? रिया ने सिसकते हुए कहा, यश, वो सब झूठ था, मेरे पापा ईमानदार थे, उन्हें फंसाया गया था, और वो भी किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने पिताजी ने फंसाया था। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कानों में धमाका हो गया हो। रिया ने और बताया कि तुम्हारे पिता को हमारी शादी मंजूर नहीं थी। उन्होंने पहले हम दोनों को उस घर से निकालकर किसी दूसरे शहर भेज दिया, और फिर उन्होंने मेरे पापा को झूठे केस में फंसा दिया, और इसी सदमे में मेरे पापा की जान चली गई और मैं अकेली रह गई। फिर मैं अपने अंकल के पास रहने चली गई, मगर उन्होंने भी पैसों की वजह से कत्ल करके इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और गुस्से का तूफान भरा रहा था। मैंने रिया का हाथ थामा और रूस तोड़कर उसे वहां से लेकर अपने फार्म हाउस पर पहुंचा दिया। अगले दिन का सूरज निकलते ही मैं सीधा अपने घर गया, जहां मेरे डैडी नाश्ते की टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सख्त लहजे में उनसे पूछा कि आपने रिया के पापा को झूठे इल्ज़ाम में क्यों फंसाया था और उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी? मेरे डैडी का चेहरा फीका पड़ गया था और वो लड़खड़ाती आवाज़ में मना करने लगे। लेकिन मैंने जब उन्हें बताया कि रिया मुझे सब कुछ सच बता चुकी है, तो अचानक उनके सीने में एक तेज़ दर्द उठा और वो वहीं गिर गए। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि मेंटली प्रेशर की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं हैरान हो गया था। मैं हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी खोई हुई मोहब्बत के मिलने की खुशी मनाऊं या अपने बाप के अचानक चले जाने का गम। मैं हॉस्पिटल के फर्श पर सर थामे बैठा था कि कॉरिडोर में मेरी माँ के रोने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर देखा तो वो परेशानी से भागती हुई आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर माँ को थाम लिया। माँ ने चिल्लाकर पूछा, यश, कहाँ है तुम्हारे डैडी? मुझे बताओ, वो ठीक है ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैंने मुश्किल से अपने आंसू रोके और कहा, मम्मी, डैडी हमें छोड़कर चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही मेरी मम्मी की आंखें फट गई थी। वो वही बेहोश हो गई थी। मेरी माँ और मैं बहुत ज़्यादा उदास थे। डैडी के अंतिम संस्कार के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो मैं घर के बदले सीधा फार्म हाउस की तरफ चला गया था। फार्म हाउस पहुंचकर जब मैं अंदर आया तो रिया मुझे देखकर घबरा गई थी और अपनी जगह से उठकर कांपती हुई आवाज़ में पूछने लगी, यश, सब ठीक तो है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने टूटे हुए लहजे में कहा, रिया, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा जिसने तुम्हारी खुशियाँ छीनी थी। मेरे डैडी इस दुनिया से चले गए हैं। रिया ये सुनते ही हैरान हो गई थी, मगर फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आगे बढ़कर मेरे बाजू पर हाथ रखा और कहा, यश, ऊपर वाले के वास्ते खुद को संभालो। वो तुम्हारे डैडी थे, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैंने रिया के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर आज मैं एक फ़ैसला करने आया हूँ। मैं तुम्हें अब और अकेला नहीं छोड़ सकता। दुनिया की नज़र में तुम एक मुजरिम हो, मगर मेरी नज़र में तुम मेरी इज्जत हो, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया और कुछ ही देर बाद हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद जब हम दोनों अकेले थे तो मैंने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, आज से तुम अकेली नहीं हो, आज से तुम्हारा हर दुख मेरा है। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मेरे डैडी ने तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा किया था, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी भरने में लगा दूंगा। रिया फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि कल हम घर जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। रिया ने डरते हुए कहा, लेकिन यश, आंटी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, वो मेरी माँ है रिया, वो मान जाएंगी, और अगर ना भी मानी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगली सुबह मैंने रिया का हाथ थामा और फार्म हाउस से निकलते हुए कहा, चलो रिया, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। कपूर मेंशन में आते ही मैंने रिया की तरफ देखा जो डरकर खड़ी हुई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और गाड़ी से उतारकर अंदर ले गया।
जैसे ही हम दोनों हॉल के अंदर आए, वहां मौजूद औरतें खामोश हो गई। मेरी माँ मुझे देखकर खड़ी हो गई, लेकिन रिया पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा आ गया था। वो तेजी से आगे बढ़ी और चिल्लाने लगी कि इस मनहूस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो, जिसकी वजह से तुम्हारा बाप चला गया। इसे अभी निकालो। मैंने माँ का हाथ थामकर मजबूत लहजे में कहा, मम्मी, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब यह आपकी बहू और मेरी पत्नी है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। मम्मी लड़खड़ाकर पीछे हटी और बेयकीनी से बोली कि तुमने बाप की मौत के फौरन बाद उसके एक कातिल से शादी कर ली। मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगी। मैंने ऊंची आवाज में कहा, बस मम्मी, डैडी की मौत अपनी गलती के बोझ की वजह से हुई है। उन्होंने इस मासूम पर झूठा इल्जाम लगाया था और मैंने शादी करके सिर्फ उनकी गलतियों को मिटा दिया है। अगर आप इसे नहीं अपनाएंगी तो मैं भी इसके साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मम्मी ये सुनकर रोते हुए वहीं बैठ गई। इस वक्त मम्मी के रिश्तेदार की बेटी वहां आई और रिया को मेरे साथ देखकर रिया को बाजू से पकड़कर खींचा और धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मैंने बीच में आकर ईशानी का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, खबरदार अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया। रिया इस घर की मालकिन है। ईशानी ये सुनकर जल गई थी। मैं रिया को लेकर कमरे में आ गया तो रिया रोने लगी और फिर कहा, मुझे वापस भेज दो, ये लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। मैंने उसे तसल्ली दी कि हमें ये जंग साथ लड़नी होगी। इसी बीच मुझे थाने से फोन आया कि हवलदार ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है कि तुमने मुजरिम को भगाया है और रिया के अंकल ने भी जेवर चोरी करने की एफआईआर कटवा दी है। गिरफ्तारी के वारंट जारी हो रहे हैं। मैं परेशान हो गया और रिया को कमरे से निकलने से मना कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शानी दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी और उसके होठों पर जहरीली मुस्कुराहट थी कि अब वो रिया की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सुबह होते ही मैं वर्दी पहनकर जाने लगा तो रिया ने परेशानी से पूछा, यश, क्या आज जाना जरूरी है? मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, रिया, मेरा जाना जरूरी है ताकि कानूनी परेशानियों को दूर कर सकूं। बस वादा करो कि मेरे पीछे दरवाज़ा नहीं खोलोगी। मेरे जाते ही ईशानी ने सब देख लिया था और फौरन मम्मी के कमरे में जाकर बोली, आंटी, गजब हो गया है। मैंने यश को फोन पर बात करते सुना है। वो लड़की कातिल और चोर है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर पुलिस यहाँ आई तो हमारी बदनामी होगी। ये सुनकर मम्मी गुस्से में रिया के कमरे की तरफ गई और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। रिया ने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो मम्मी ने अंदर जाते ही रिया के बालों को पकड़ा और धक्का देकर ज़मीन पर गिराया और कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मम्मी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल के पीछे है। और रिया ने तड़प कर जवाब दिया, ऊपर वाले के वास्ते ऐसा मत करिए, मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। रिया रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, मेरी कोई गलती नहीं है। ईशानी ने कहा, आंटी, इसे बाहर निकालिए ताकि पुलिस इसे सड़क से ले जाए। दूसरी तरफ मैं जब हेडक्वार्टर पहुंचा तो सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि एसपी यश कपूर, आपको सस्पेंड किया जाता है क्योंकि आपने रूल्स तोड़े हैं। मैंने कहा, सर, वो लड़की मेरी पत्नी है और उसकी कोई गलती नहीं है। मगर ऑफिसर ने कहा, ये कोर्ट में साबित करना, फिलहाल अपना बैच और पिस्तौल जमा करवाओ। मैं वहां से निकलकर फौरन घर की तरफ भागा तो देखा घर के बाहर पुलिस खड़ी थी और लेडीज हवलदार रिया को घसीटकर बाहर ला रही थी। रिया रोते हुए चिल्ला रही थी, यश, बचा लो मुझे। मैंने आगे बढ़कर पुलिस वालों को रोका और कहा, खबरदार अगर मेरी पत्नी को हाथ लगाया। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, अब आप ऑफिसर नहीं हैं, हट जाइए वरना आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने रिया का हाथ थाम लिया और कहा, ये मेरी लाश पर से गुजर कर जाएगी। उस वक्त एक गाड़ी वहां आकर रुकी और लॉयर अनुराग ने उतरकर तेज आवाज में कहा, रुक जाओ इंस्पेक्टर, मेरे पास इस बच्ची की जमानत के पेपर है, इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुनकर मुझे सुकून मिला, मगर ईशानी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वकील अनुराग अंकल की वक्त पर एंट्री ने जलती हुई आग पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया था। उन्होंने जमानत के पेपर दिखाए तो थानेदार ने सिपाहियों को वापसी का इशारा किया और पुलिस वहां से चली गई। मैं रिया को साथ लेकर अनुराग साहब के साथ घर के अंदर आया। लाउंज में पहुंचते ही मम्मी ने अनुराग साहब से कहा, आप हमारे खानदानी वकील हैं, आपको इस कातिल लड़की को बचाते हुए शर्म नहीं आई? आपने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनुराग साहब ने सीरियस होकर कहा, भाभी, इमोशनल होकर नहीं, दिमाग से काम लीजिए। मैंने जो किया है वो मेरे मरे हुए दोस्त की आखिरी ख्वाहिश थी। मैंने हैरत से पूछा, डैडी की आखिरी ख्वाहिश? अनुराग साहब ने फाइल निकाल कर बताया कि मेरे डैडी मरने से पहले मेरे पास आए थे
उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ही रिया के पिता पर झूठा केस बनवाया था और वो इस गलती को सुधारने के लिए अपनी आधी जायदाद रिया के नाम करवाने वाले थे। मगर जिंदगी ने उन्हें और टाइम नहीं दिया। मेरे पास उनका लिखा हुआ लेटर है जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों को माना है। ये सुनकर ईशानी चिल्लाकर बोली, ये झूठ है अंकल, आप इस लड़की की मासूम शक्ल देखकर धोखा खा गए हैं। ये जादूगरनी है। मैंने ईशानी को डांटा और कहा, खामोश हो जाओ ईशानी, मुझे पता चल चुका है कि पुलिस को खबर तुमने दी थी। तुम जैसी घटिया सोच रखने वाली लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। मैंने मम्मी से कहा, आपने देखा डैडी अपनी गलतियों का बोझ लेकर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आप और ईशानी गलतियों को बढ़ावा दे रही हैं। मैं फैसला करता हूँ कि जब तक रिया की इज्जत ठीक नहीं हो जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और अगर उसे इज्जत नहीं मिली तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। अनुराग साहब ने कहा, बेटा कानूनी जंग लंबी है, हमें साबित करना होगा कि कत्ल रिया ने नहीं उसके अंकल ने किया है। रिया अचानक बोली, मुझे एक बात याद आई है, उस रात मैंने अंकल को फोन पर बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि काम हो गया है, सेठ साहब मेरे पैसे भिजवा दीजिए। मैं और वकील साहब चौंक गए। मैंने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिया ने कहा, मैं डर गई थी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि इस कत्ल के पीछे कोई ताकतवर आदमी है, हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ईशानी मौका पाकर वहां से निकलकर अपने कमरे में जाकर किसी अनजान नंबर पर मैसेज कर रही होगी कि होशियार हो जाओ, वो लोग तुम तक पहुंचने वाले हैं, पुरानी फाइलें खोल रहे हैं, कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। सेठ आकाश ने मोबाइल पर ईशानी का मैसेज पढ़ा तो वो गुस्से में आ गया। उसने फौरन अपने खास बंदों को ऑर्डर दिया कि धीरज का खेल खत्म कर दो, क्योंकि अगर यश उस तक पहुंच गया तो वो पुलिस के डर से मेरा नाम उगल देगा। इधर घर में मैंने रिया से कहा कि मुझे अभी जाना होगा। मुझे शक है कि धीरज किसी के इशारे पर काम कर रहा है, मुझे उससे सच उगलवाना होगा। रिया ने डरते हुए कहा, मत जाओ, खतरा है, धीरज अंकल कुछ भी कर सकते हैं। मगर मैं उसे तसल्ली देकर पिछले दरवाजे से खामोशी से निकल गया ताकि शानी को खबर ना लगे। जब धीरज के घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से मारपीट की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर आया तो देखा दो आदमी धीरज को मार रहे थे और पूछ रहे थे कि वो सबूत कहाँ है जो तुमने सेठ आकाश के खिलाफ रखे थे। मैंने वहां पड़े लोहे के डंडे से उन पर हमला किया और उन्हें मार भगाया। उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और वो भाग गए। मैंने जख्मी धीरज का कॉलर पकड़कर पूछा, बताओ सेठ आकाश कौन है और तुमने रिया पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? धीरज ने रोते हुए सच बता दिया था कि ये सब सेठ आकाश का प्लान है। रिया के बाप के पास सेठ आकाश के गैरकानूनी बिजनेस की फाइल थी। उन फाइलों के लिए उसने मुझसे रिया पर दबाव डलवाया। कत्ल मैंने नहीं बल्कि सेठ के आदमी ने किया था और इल्जाम रिया पर लगवा दिया। अभी मैं ये सुन ही रहा था कि हमला करने वाले लोगों ने जाते हुए घर को आग लगा दी। मैंने फौरन धीरज को कांधों पर उठाया और आपके बीच में से रास्ता बनाते हुए उसे बाहर ले गया। फिर उसे गाड़ी में डालकर वहां से तेजी से निकल गया। रास्ते में मैंने धीरज से सख्ती से पूछा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ हैं। धीरज ने बताया कि वो इम्पोर्टेंट सबूत उस पुराने चमड़े के थैले में हैं जो रिया अपने साथ तुम्हारे घर ले गई थी। ये सुनते ही मैं समझ गया कि रिया मुश्किल में है। मैंने गाड़ी फौरन घर की तरफ मोड़ ली। दूसरी तरफ घर में ईशानी सेठ का मैसेज मिलते ही रिया के कमरे में आई और अलमारी की तलाशी लेने लगी। रिया जाग गई और पूछा कि तुम क्या कर रही हो? ईशानी ने जेब से एक तेज चीज निकालकर धमकी दी कि मुझे वो काला थैला चाहिए वरना तुम्हारा नुकसान कर दूंगी। रिया ने रोकने की कोशिश की तो ईशानी ने उस पर दबाव डाला और उसे दीवार के साथ लगा दिया। इसी बीच में घर पहुंचा और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ऊपर भागा। मैंने देखा कि ईशानी रिया के ऊपर चढ़ी हुई थी और वो तेज चीज उसके पास थी। मैंने ईशानी को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया जिससे वो ड्रेसिंग टेबल से टकराकर गिर गई। मम्मी भी वहां आ गई और ईशानी की हालत देखकर चिल्लाने लगी। मगर मैंने बताया कि ये हमारी बहन नहीं बल्कि सेठ आकाश की साथी है। नीचे गिरी हुई ईशानी ने कोने में पड़े थैले की तरफ इशारा किया। मैंने वो थैला खोला तो उसमें सेठ आकाश के खिलाफ सबूत मौजूद थे। उसी लम्हे मुझे सेठ आकाश की कॉल आई जिसने कहा कि अपने घर के बाहर देखो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर सेठ के खतरनाक लोग खड़े थे। मैंने अलमारी से अपनी सेफ्टी की चीज निकाली और कहा कि आज रात में किसी को कमरे में आने नहीं दूंगा। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और अपनी मम्मी और रिया को जमीन पर लेटने का इशारा किया। इस लम्हे बाहर से जोर जोर से फायरिंग की आवाज रात के सुकून को चीर रही थी।
गोलियों की आवाज से कपूर हाउस के शीशे टूटकर बिखरने लगे थे और पूरा घर कांप उठा था। मम्मी डर से चिल्ला रही थी, रिया के साथ लिपट गई थी। उनका घमंड इस वक्त खाक में मिल चुका था। मौत को इतने पास देखकर उन्हें जिंदगी की सच्चाई समझ आ गई थी। मैंने अंधेरे में ही कमरे का भारी सोफा घसीटकर दरवाजे के आगे लगा दिया ताकि कोई आसानी से अंदर ना आ सके। मैं जानता था कि मेरे पास मौजूद हथियार में सिर्फ कुछ ही गोलियां बाकी है और मुकाबला बहुत से गुंडों से है। मैंने रिया की तरफ देखा जो अपनी सांस को संभाले हुए थी और धीमी आवाज में बोला, रिया, ये फाइल अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये फाइल लेकर पिछली खिड़की से निकल जाना और सीधा अनुराग साहब तक पहुंचना। रिया ने रोते हुए ना के इशारे में सर हिलाया और मेरा हाथ थाम कर बोली, नहीं यश, हम जिएंगे तो साथ में, अगर मरेंगे तो भी साथ में। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी ही देर में नीचे लॉन्च के मेन दरवाजे की एक जोरदार धमाके से टूटने की आवाज आई और भारी कदमों की धमक सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। सेठ आकाश के गुंडे घर में आ चुके थे। मम्मी ने कांपते हुए हाथों से रिया का माथा चूमा और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। वो ईशानी जिसे मैं अपनी बेटी समझ रही, वो आस्तीन का सांप निकली। और तुम जिसे मैंने ठोकर मारी, आज तुम ही मेरा सहारा बनी हो। अगर आज मैं बच गई तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी। रिया ने मम्मी के आंसू पहुंचे, लेकिन इमोशनल होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सीढ़ियों पर दो आदमी ऊपर आ रहे थे। मैंने निशाना बांधा और अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए फायर किया, जिससे पहला आदमी लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा और दूसरे ने घबराकर बिना देखे फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कमरे का दरवाजा छलनी हो गया। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे थे। मैंने रिया और माँ को बेड के पीछे छुपने का इशारा किया और खुद एक शेर की तरह दरवाजे से बाहर निकला। मैंने दूसरे आदमी को भी जख्मी कर दिया, मगर नीचे से सेठ आकाश की जोरदार आवाज गूंजी, यश कपूर, अपनी बहादुरी दिखाना बंद करो और वो काला थैला नीचे फेंक दो, वरना मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने दीवार की आड़ से जोरदार जवाब दिया। सेठ आकाश, तुम मेरी लाश पर से गुजरकर ही वो सबूत हासिल कर सकोगे, और याद रखना, पुलिस रास्ते में है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सेठ आकाश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती लड़के, उसे तो मैं खरीद चुका हूँ। ये कहकर उसने अपने आदमियों को पेट्रोल छिड़कने का ऑर्डर दिया। मेरा दिल टूटने लगा, मुझे जलने की बदबू आने लगी थी। अगर आग लग गई तो हम लोग धुएं से ही मर जाएंगे। मेरे पास अब सिर्फ 2 गोलियां बची थी और दुश्मन बहुत सारे थे। मैंने एक फैसला किया। मैंने रिया की तरफ देखा और बोला, मुझे इन्हें उलझाना होगा ताकि तुम दोनों छत के रास्ते के साथ वाले घर में कूद सको। लेकिन रिया मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी उलझन और मायूसी में अचानक बाहर सड़क से पुलिस के सायरन की आवाज़ अंदर आई। ये लॉयर अनुराग साहब का आखिरी पत्ता था। उन्होंने पुलिस पर भरोसा करने के बजाय अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर आर्मी के एक रिटायर कर्नल से मदद मांगी थी और अब बाजी पलटने वाली थी। मेरे चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई थी, मगर खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि सेठ आकाश के सबसे खतरनाक शार्प शूटर ने मुझे निशाना बना लिया था, जो अभी तक छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर थोड़ा ध्यान भटकाया कि सामने से एक जोरदार गोली आई और मेरे बाजू को छूती हुई निकल गई। मैं दर्द के मारे घुटनों के बल गिरा और रिया की जोरदार चीख कमरे में गूंजी। अभी रिया की चीखों ने कमरे की दीवार हिला दी थी। मेरे बाजू से बहते हुए खून को देखकर उसका दिल डूबने लगा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे पकड़ लिया ताकि अगला वार उसके ऊपर हो, मगर दुश्मन को दूसरा मौका नहीं मिल सका, क्योंकि इसी लम्हे छत और पिछली खिड़कियों से रस्सियों के जरिए कमांडर कमरे में उतरे और आते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सेठ आकाश हैरान रह गया। ये अनुराग साहब के बुलाए गए खास कमांडर थे, जिन्होंने पलक झपकते ही सब कुछ पलट दिया था। कमरे में मौजूद गोलियों के धुएं और शोर के बीच रिया ने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा पकड़ा और मेरे बाजू पर कसकर बांध दिया ताकि बहता हुआ खून रुक सके। मैंने दर्द होने के बाद भी मुस्कुराकर रिया को देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ रिया, तुमने मुझे बचा लिया। बाहर जंग चल रही थी। कमांडर ने सीढ़ियों और लॉन्च को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सेठ आकाश, जो कुछ देर पहले जीत का जश्न मना रहा था, अब अपनी मौत को सामने देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। उसने भागने के लिए पीछे का दरवाजा देखा। वहां पहले से मौजूद एक भारी भरकर कमांडर ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए लॉन्च के बीचों बीच लाकर फेंक दिया। फायरिंग का शोर रुक चुका था और अब से भारी कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैंने रिया और अपनी माँ के सहारे उठने की कोशिश की,
मम्मी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे को कांधे से लगाया और रिया के सर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, आज तुम ना होती तो मैं अपना बेटा खो देती। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। हम तीनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए, जहाँ का नज़ारा खतरनाक था। घर का सामान बिखरा पड़ा था और दीवारें छलनी थी, मगर बीच में सेठ आकाश हथकड़ियों में जकड़ा हुआ सर झुकाए खड़ा था। मैंने उसे देखकर गहरी सांस ली और दर्द में बोला, सेठ आकाश, जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। तुमने ताकत के नशे में एक मासूम खानदान को बर्बाद कर दिया, मगर आज कानून की पकड़ में है वो काला थैला। अब तुम्हारी बर्बादी का रास्ता बनेगा। इसी बीच पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई पहुंच गई। जख्मी ईशानी को भी स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस की गिरफ्तारी में हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा था, क्योंकि वह इस हाल में बराबर की हिस्सेदार थी। अनुराग साहब ने अंदर आकर मुझे गले लगाया और कहा, शेर दिल आदमी, तुमने अपने बाप की गलतियों को धो दिया है। अब कोई तुम्हें सस्पेंड नहीं कर सकता। डॉक्टर ने वही मेरे जख्म पर पट्टी की और मुझे खतरे से बाहर बताया। रिया एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुई थी। वो मेरा हाथ थामे बैठी थी और अब उसकी आंखों में डर के बजाय सुकून था। रात का अंधेरा छा रहा था और कपूर हाउस की खिड़कियों से सुबह की पहली किरण अंदर झांक रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि बुरा वक्त खत्म हो चुका है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सेठ आकाश जाते जाते एक धमकी भरी नज़र मेरे ऊपर डालकर गया था, जो बता रही थी कि जेल उसके लिए काफ़ी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जीत सच्चाई की हुई थी। मैंने रिया की तरफ देखा और सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो रिया, अब हम अपने घर को दोबारा खूबसूरत बनाते हैं, जहाँ सिर्फ मोहब्बत होगी, डर नहीं। हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरे में सुबह की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, जहाँ मैं बेड पर लेटा हुआ था और रिया मेरे पास कुर्सी पर बैठी मेरे जख्मी हाथ पर पट्टी बांध रही थी। रात के तूफान के बाद ये पहले सुकून भरी सुबह थी, जिसने हम दोनों की जिंदगी में उम्मीद जगा दी। मैंने रिया के हाथ की तरफ देखा, जो अभी भी नीला था और उसकी आंखों के पास काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने सही वाले हाथ से रिया का हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, रिया, अब तो मुस्कुरा दो, देखो हम जिंदा हैं और साथ हैं। वो काली रात गुजर चुकी है। रिया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यश, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो खतरनाक रात गुजर चुकी है। मुझे बार बार लगता है कि अभी कोई दरवाज़ा तोड़ेगा और हमें मार देगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कानून के रखवाले बाहर खड़े हैं और सेठ आकाश अब जेल के पीछे है। इस बीच कमरे का दरवाज़ा खुला और मम्मी हाथों में नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आई थी। उनका अंदाज बदला हुआ था। वो घमंडी औरत जो कल रात तक रिया के साय से भी दूर भागती थी, आज एक ममता भरी माँ के रूप में थी। उन्होंने ट्रे टेबल पर रखी और रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तुमने सारी रात जाग कर गुजारी है, अब तुम नाश्ता करो और आराम करो, यश का ख्याल मैं रखूंगी। रिया हैरत से अपनी सास को देखने लगी तो मम्मी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो रिया के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया था। मैं अपने पति की गलतियों में बराबर की मिली हुई थी, क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और ईशानी जैसी लड़की पर भरोसा किया, जिसने मेरे घर की सारी खुशियां खत्म कर दी। अगर तुम ना होती तो शायद आज मैं अकेली हो जाती। रिया का दिल पिघल गया। उसने आगे बढ़कर सास का हाथ थामा और उन्हें गले से लगा लिया और बोली, मम्मी, आप शर्मिंदा मत होइए, आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ तो नाराज हो सकती हैं। मैंने दिल से सब कुछ भुला दिया है। ये नज़ारा देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई थी। मुझे लगा जैसे मेरा घर पूरा हो गया है। दोपहर तक अनुराग साहब भी वहां पहुंच गए थे। उनके हाथ में वही काला थैला था जो अब इस केस की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उन्होंने कुर्सी संभाली और सीरियस होकर बताया कि यश बेटा, इस थैले में मौजूद डॉक्यूमेंट ने हंगामा मचा दिया है। इसमें ना सिर्फ सेठ आकाश के काले धंधे के सबूत हैं, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के उन काले भेड़ियों के भी नाम हैं जो उसके साथ काम करते थे। तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी खत्म कर दी गई है और आईजी साहब ने खुद फ़ोन करके तुम्हारी बहादुरी की तारीफ की है। तुम्हें डिस्चार्ज होते ही पूरी इज्जत के साथ ड्यूटी पर वापस बुलाया जाएगा। और हाँ, ईशानी ने भी अस्पताल में पुलिस को दिए हुए बयान में ये मान लिया है कि उसने गलती की है। वो गवाह बनने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी सज़ा कम हो सके, मगर उसके जुर्म इतने बड़े हैं कि उसे उम्र कैद भी हो सकती है। मैंने सुकून का सांस लिया और कहा,
अंकल, मुझे ईशानी से कोई हमदर्दी नहीं है। उसने रिश्ते को तराजू में तोला है। उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। मगर मेरी असली जंग अभी बाकी है। मुझे अदालत में रिया के पिता को मासूम साबित करना है ताकि उनके नाम पर लगा दाग धुल सके। अनुराग साहब ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो बेटा, केस अदालत में लग चुका है और अगली तारीख पर रिया को भी गवाह बनकर पेश होना होगा। ये लड़ाई अब हम जीत चुके हैं, बस कानूनी मोहर लगनी बाकी है। शाम को जब मुझे घर जाने की परमिशन मिली तो हॉस्पिटल से घर तक का सफर एक नई उम्मीद के साथ तय हुआ। कपूर हाउस, जो कुछ देर पहले तक मैदान जंग बना हुआ था, अब वहां सुकून था। नौकर सब सफाई कर चुके थे और टूटे हुए शीशे हटा दिए गए थे। मैं जब अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने रिया को अपने पास बिठाया और अपनी अलमारी से एक छोटी सी डब्बी निकालकर उसके हाथ में रख दी। रिया ने हैरत से उसे खोला था। उसमें एक खूबसूरत सोने की अंगूठी थी जो मैंने सालों पहले उसके लिए खरीदी थी। मैंने इमोशनल होकर कहा, ये तुम्हारी अमानत थी रिया, जो मैंने संभाल कर रखी थी। सोचा था जब तुम मिलोगी तब पहनाऊंगा। देर जरूर हुई है लेकिन आज ये तुम्हारे हाथ में है। रिया ने नम आंखों से वो अंगूठी पहनी तो उसे लगा जैसे उसके सारे जख्म भर गए हों। मगर हमें पता नहीं था कि सेठ आकाश जेल के अंदर बैठकर अभी भी अपने लोगों के जरिए आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा है। वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और अदालत का मैदान अभी सजना बाकी था, जहां झूठ और सच का आखिरी टकराव होने वाला था। अदालत का कमरा लोगों से भरा हुआ था, जहां शहर भर का मीडिया और लोग मौजूद थे, क्योंकि ये केस अब सिर्फ कत्ल का नहीं रहा था बल्कि ताकतवर और कमजोरी के बीच जंग बन चुका था। मैं अपनी माँ और रिया के साथ बैठा था। मेरे बाजू पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी। लेकिन कठेरे के दूसरी तरफ सेठ आकाश खड़ा था, जिसके चेहरे पर हथकड़ियां लगने के बाद भी वही घमंड था, जैसे उसे यकीन हो कि वह अपनी दौलत के जोर पर यहाँ से भी साफ बचकर निकल जाएगा। अदालत की शुरुआत हुई तो सेठ आकाश के महंगे वकील ने बोलना शुरू किया और सीधा रिया के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दी। उसने जज साहब की तरफ इशारा करते हुए तेज आवाज में कहा, माय लॉर्ड, ये पूरी कहानी बनाई हुई है। ये लड़की रिया जो मासूमियत का ढोंग रचा रही है, दरअसल एक भागी हुई मुजरिम है, जिस पर अपने ही रिश्तेदार के घर के जेवर चोरी करने का इल्जाम है। और ये पुलिस ऑफिसर यश कपूर इसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया और मेरे क्लाइंट जैसे मासूम आदमी को फंसाने की कोशिश की। ये शब्द सुनकर मेरी मुठ्ठियां मिच गई थी और मैं गुस्से से उठने ही वाला था कि अनुराग साहब ने मेरा हाथ दबाकर मुझे रोक दिया और आंखों से इशारा किया कि खामोश रहो, हमारी बारी भी आएगी। अनुराग साहब अपनी जगह से उठे और बहुत इज्जत भरे लहजे में बोले, माय लॉर्ड, उनके वकील ने कहानी बहुत अच्छी सुनाई है, लेकिन अफसोस है कि उनके पास सच्चाई नहीं है। मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूँ जो इस सारे खेल को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और जिसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया गया था। इस लम्हे पुलिस वाले पीछे के दरवाजे से एक स्ट्रेचर को अंदर लाए, जिस पर धीरज को जिंदा देखकर सेठ आकाश के चेहरे के रंग उड़ गए और सीधे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अनुराग साहब ने धीरज के पास जाकर पूछा, धीरज, अदालत को बताओ कि रिया के पिता का कातिल कौन है और तुमसे झूठा केस किसने करवाया था। धीरज ने कांपते हुए हाथ से सेठ आकाश की तरफ इशारा किया और कमजोर आवाज में बोला, माय लॉर्ड, वो सामने खड़ा इंसान कातिल है। उसने रिया के बाप को मरवाया था क्योंकि उनके पास इसके काले धंधों के सबूत थे और उसने मेरे घर वालों को किडनैप कर कर मुझसे रिया पर चोरी का इल्जाम लगवाया था कि वो दबाव में आकर फाइलें हमें दे दें। और जब मेरा काम खत्म हो गया तो उसने मुझे भी जलाने की कोशिश की। अगर यश साहब ना होते तो मैं मर चुका होता। ये बयान अदालत में बम की तरह फटा था। सेठ आकाश गुस्से से दहाड़े थे। ये झूठ बोल रहा है, इसे मैंने खरीदने की कोशिश नहीं की तो ये इल्जाम लगा रहा है। लेकिन जज साहब ने हथौड़ा बचाकर उन सबको खामोश करवा दिया और अनुराग साहब ने वो काला थैला टेबल पर रखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये वो सबूत है जिसकी खातिर दो खानदान उजड़ गए। इन डॉक्यूमेंट में सेठ आकाश की मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और सबसे बड़ी गवाही ईशानी की है, जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर कर इस फाइल में ही डलवा दिया है। अदालत में सन्नाटा छा गया था। सेठ आकाश को अपनी इज्जत गिरती हुई महसूस हो रही थी। उसने उदासी से अपने वकील को देखा, लेकिन वकील भी अपनी फाइलें समेट रहा था। जज साहब ने सारे सबूत देखने के बाद कहा कि मुजरिम के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, इसलिए सेठ आकाश को जमानत नहीं मिलेगी और उसे जेल भेजा जाता है।
ताकि और इन्वेस्टिगेशन की जा सके और रिया को सारे इल्ज़ामों से बरी किया जाता है। ये फैसला सुनते ही रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने रिया के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बधाई हो रिया, सच जीत गया। मगर जैसे ही पुलिस सेठ आकाश को लेकर जाने लगी तो वो मेरे पास से गुजरा और धीरे से बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर, मेरे आदमी बाहर भी हैं, अपनी खुशी मना लो क्योंकि ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, तुम जैसे इंसान सिर्फ जेल में ही सड़ेंगे, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर ज़रूर पैदा हुआ था कि कहीं सेठ आकाश जेल में बैठकर कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अदालत से निकलने के बाद जब हम लोग वापस कपूर हाउस पहुंचे तो हवा में एक नई ताजगी थी। मम्मी ने खुद आगे बढ़कर रिया का वेलकम किया। ये घर जहां कल तक डर का माहौल था अब एक सुकून बन चुका था। नौकरों ने पूरे घर को रोशनियों से सजा दिया था, मगर मेरे दिमाग में सेठ आकाश की वो आखिरी धमकी किसी खतरे की घंटी की तरह बज रही थी। मैं जानता था कि जख्मी इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है और सेठ आकाश जैसा इंसान इतनी आसानी से अपनी हार को नहीं मान सकता। शाम होते ही रिया कमरे में आई और अपने पिता को याद कर कर ऐसे रोने लगी जैसे अब तक बहुत मजबूत बनी हुई थी। उसने सिसकते हुए कहा, पिताजी आप देख रहे हैं ना, आपकी बेटी ने हार नहीं मानी, आपकी इज्जत वापस आ चुकी है, अब कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। मैं खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रखा रहा। मैंने रिया के कंधे पर हाथ रखा और वादा किया कि मैं कल न्यूज़पेपर में इस बात का ऐलान करवाऊंगा कि रिया के पिताजी एक इज्जतदार इंसान थे। रिया ने मेरा हाथ थामकर कहा, यश, अगर तुम ना होते तो शायद मैं भी अपने बाप के साथ मर चुकी होती। मैंने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा, मगर मेरे दिल में एक डर अभी भी मौजूद था और मेरा ये शक गलत नहीं था क्योंकि दूसरी तरफ जेल के अंदर सेठ आकाश चैन से नहीं बैठा था। उसने अपने वकील को इस्तेमाल करके बाहर अपने बाकी लोगों को मैसेज भिजवा दिया था कि किसी भी कीमत पर धीरज का मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा, जो हॉस्पिटल में अभी तक एडमिट है, क्योंकि अगर वो सेहतमंद होकर दोबारा अदालत पहुंच गया तो सेठ आकाश की फांसी लगना पक्का है। रात के अंधेरे में अस्पताल के आसपास कुछ खतरनाक लोग मंडलाने लगे थे, जहां कानून के रखवालों का पहरा मामूली था। मैं घर पहुंचकर अचानक बेचैन हुआ था। मुझे याद आया कि धीरज को सेफ रखना सबसे ज़रूरी है और सेठ आकाश का पहला वार वही हो सकता है। मैंने फौरन वहां के सिपाहियों को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैंने रिया को समझाया कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है और जल्दी से गाड़ी निकालकर तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि कोई काली गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। दुश्मन अब खुल्लम खुल्ला सामने आना चाहता था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और शहर की छोटी गलियों से होते हुए उन्हें चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने वाली गाड़ी ने मुझे टक्कर मारकर रोकने की कोशिश की। ये सेठ आकाश का दूसरा प्लान था कि अगर गवाह तक ना पहुंच सको तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर को ही रास्ते से ही हटा दो। सड़क सुनसान थी और मुकाबला सख्त होने वाला था। मैंने अपनी ड्राइविंग तेज करते हुए गाड़ी से एक अचानक मोड़ काटा, जिससे दुश्मन की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक धमाके से वो दीवार से जा टकराई। मैं वहां रुका नहीं, बल्कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, जहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वार्ड के बाहर खड़ा सिपाही बेहोश पड़ा था और अंदर से धीरज के चिल्लाने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने जख्मी हाथ की परवाह किए बिना दरवाज़ा तोड़कर अंदर छलांग लगाई तो देखा कि डॉक्टर के भेस में एक आदमी धीरज के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोटने की कोशिश कर रहा था। धीरज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मैंने दहाड़ते हुए उस इंसान को पीछे से दबोच लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटका। वो एक कातिल था और उसके पास एक तेज धार वाला हथियार था जिससे उसने मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका हाथ मरोड़कर हथियार दूर फेंका और उसे दीवार के साथ दे मारा। इतने में शोर सुनकर बाकी टीम और सिक्योरिटी भी वहां पहुंच गए। कातिल पकड़ा गया, लेकिन यह साबित हो चुका था कि सेठ आकाश जेल के अंदर भी अपने नेटवर्क चला रहा है और अब उसे वहां रखना खतरे से खाली नहीं था। मैंने वहीं खड़े होकर आईजी को फ़ोन किया और सब कुछ बताते हुए फैसला किया कि अब सेठ आकाश को आम जेल में नहीं बल्कि शहर के दूर किसी जेल में ट्रांसफ़र करना होगा और ये काम आज रात ही करना पड़ेगा ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिल सके। रात और गहरी और ख़तरनाक होती जा रही थी क्योंकि सेठ आकाश को जब ये खबर मिली कि उसका हमला नाकाम हो गया है तो उसने जेल में लड़ाई करने का प्लान बना लिया था। रात गहरी हो चुकी थी और अस्पताल में धीरज की जान बचाने के बाद
मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं था, क्योंकि मुझे किसी से खबर मिल चुकी थी कि सेंट्रल जेल में कैदी सेठ आकाश ने अपनी दौलत का मुंह खोल दिया है और वहां मौजूद खतरनाक कैदियों को लड़ने के लिए उकसा रहा है, ताकि शोर का फायदा उठाकर वहां से गायब हो सके। मैंने फौरन आईजी से कांटेक्ट किया और सेठ आकाश को शहर से दूर सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर हासिल कर लिया। ये मिशन बहुत खतरनाक होने वाला था, क्योंकि सेठ आकाश के लोग रास्ते में भी हमला कर सकते थे। मैंने अपनी टीम तैयार की और 4 गाड़ियों के साथ सेंट्रल जेल की तरफ निकल पड़ा। अभी हम जेल के दरवाजे से कुछ दूरी पर थे कि अंदर से खतरे के सायरन बजने लगे थे और धुआं हवा में उड़ने लगा था। ये सब कुछ देखकर मैं समझ गया कि हमें देर हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। जेल के अंदर का नज़ारा बहुत खतरनाक था। कैदियों ने सब चीज़ों को आग लगा दी थी और पुलिस टीम को घुटनों पर बिठा रखा था। हर तरफ चीख और तोड़फोड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सेठ आकाश अपनी जेल का ताला तुड़वाकर बाहर आ चुका था और कैदियों की भीड़ के बीच खड़ा हंसने लगा था। उसे यकीन था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। मैंने वक्त बर्बाद किए बिना अपनी टीम को एक्शन करने का ऑर्डर दिया और खुद सबसे आगे रहते हुए आंसू गैस को फैलवाया, ताकि भीड़ में लोगों को रोका जा सके। धुएं के बीच में तेजी से उस तरफ बढ़ा जहां सेठ आकाश जेल की पिछली दीवार ढूंढने की तैयारी कर रहा था, जहां बाहर उसकी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मैंने दहाड़ते हुए उसे पुकारा, रुक जाओ आकाश, वरना अगला कदम तुम्हारी मौत की तरफ उठेगा। सेठ आकाश ने मुड़कर देखा तो सामने मुझे पाकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसने वहीं पड़े एक जख्मी सिपाही से सरकारी हथियार छीनने की कोशिश की, मगर मैंने तेजी से उसके हाथ पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा लिया। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और नफरत से बोला, तुमने कानून को मजाक समझ रखा है, लेकिन आज तुम्हारा ये घमंड खाक में मिल जाएगा। मैं और मेरी टीम ने सेठ आकाश को घसीटते हुए बंद गाड़ी में डाला और जेल के पिछले दरवाजे से निकल गए, जहां आकाश के आदमी अभी तक अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खाली हाथ रह गए थे। मेरी कार तूफानी रफ्तार से शहर से निकलकर सुनसान रास्ते पर चल रही थी, जहां पर वो सिक्योरिटी जेल मौजूद थी। सुबह की धुंध में जब गाड़ियां उस जेल के सामने रुकी तो सेठ आकाश की आंखों में पहली बार हार नजर आ रही थी। उसे एक ऐसी जेल में बंद किया गया जहां सूरज की किरण भी मुश्किल से पहुंचती थी और जहां से भागने का सोचा भी नहीं जा सकता था। मैंने जेलर को सख्ती से कहा था कि इस कैदी का बहुत ख्याल रखना है और अगर ये इधर से उधर हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और जब मैं बाहर निकला तो सूरज जोर शोर से निकल चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। मेरा मिशन पूरा हो चुका था। बुराई अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। मैंने घर फोन किया, जहां रिया सारी रात जाकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो रोने लगी थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, रिया, अब डर के बादल खत्म हो चुके हैं। मैं घर आ रहा हूँ और अब हमारे बीच कोई दुश्मन नहीं होगा। ये वापसी का सफ़र मेरे लिए सुकून भरा था, क्योंकि अब मुझे किसी से भी कोई डर नहीं था। घर पहुंचकर जब मैं गाड़ी से उतरा तो मम्मी और रिया दरवाजे पर ही मौजूद थी। रिया ने आगे बढ़कर मुझे देखा, जो धूल से लिपटा हुआ था, लेकिन मेरे चेहरे पर जीत वाली चमक थी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ मोहब्बत का दौर शुरू होने वाला था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि किस्मत ने अभी मुझे एक और खुशखबरी देनी है, जो मेरे और रिया के रिश्ते को और मजबूत कर देगी। अदालत से फैसला आने के बाद मैं सीधा घर आया और हाथ में पकड़ा हुआ अखबार रिया के सामने रखते हुए बोला, देखो रिया, आज तुम्हारी जीत हो गई है। सेठ आकाश को फांसी की सजा और ईशानी को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। रिया ने अखबार में छपी अपने पिताजी की तस्वीर देखी, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि वो एक ईमानदार ऑफिसर थे, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यश, आज मेरे पिताजी की आत्मा को सुकून मिल गया होगा। तुमने अपना वादा पूरा करके दिखाया है। मम्मी भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने आगे बढ़कर रिया के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अपने बीते हुए कल को भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं भी अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुका था, जहां मुझे तरक्की मिल गई थी। कुछ टाइम बाद एक दिन जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे थे तो रिया को अचानक चक्कर आने लगे और वो गिरते गिरते बची। मैं घबराकर अपनी कुर्सी से उठा और मैंने रिया को सहारा दिया। मम्मी ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। लेडी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए मम्मी और मेरी तरफ देखा और कहा, बधाई हो, आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। रिया प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मम्मी ने खुशी से अपने हाथ उठा लिए और नौकर को आवाज़ देकर कहा, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दो, आज मैं बहुत खुश हूँ।
मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैंने डॉक्टर के जाने के बाद रिया के पास बैठकर उसका हाथ थामा और इमोशनल लहजे में बोला, रिया तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। ऊपर वाले ने हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दिया है। रिया ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, ये सब आपकी मोहब्बत और साथ की वजह से हुआ है। शाम के वक्त मैं और रिया लॉन में टहल रहे थे जब मैंने रिया से कहा कि याद है तुम कहती थी कि तुम्हारी किस्मत में बहुत अंधेरा है, लेकिन देखो आज वो अंधेरा हम दोनों ने मिलकर मिटा दिया है। रिया ने हाँ के इशारे में सर हिलाया और कहा, यश अब मुझे किसी अंधेरे से डर नहीं लगता क्योंकि मेरा हमसफ़र मेरे साथ है। हमने वही खड़े होकर वादा किया कि हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे और उसे एक निडर इंसान बनाएंगे। वक्त तो गुजरता गया और वो रात आई जब रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां लेडी डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। बाहर कॉरिडोर में मैं बेचैनी से टहल रहा था जबकि मम्मी प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो यश साहब, ऊपर वाले ने आपको चांद जैसा बेटा दिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और अपनी माँ के गले लग गया। माँ ने नर्स से कहा, मुझे मेरा पोता दिखाओ। नर्स ने बच्चे को मेरी माँ के गोद में दिया तो मैंने कांपते हाथों से उसे थामा और कुछ ही देर बाद रिया को होश आया तो मैं बच्चे को लेकर उसके पास गया और बोला, रिया देखो ये हमारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। रिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं ये आपके जैसा है, बहादुर और निडर। मैंने रिया के माथे पर हाथ रखा और कहा, इसका नाम हम राहुल रखेंगे। रिया ने मुस्कुराकर हाँ के इशारे में सर हिलाया और कहा, ये नाम बहुत ही प्यारा है। इसी वक्त मम्मी भी कमरे में आई और बच्चे को गोद में लेकर बोली, आज मेरा घर पूरा हो गया है, अब मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। मैंने रिया का हाथ थामकर कहा, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, अब सिर्फ खुशियां हैं, हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे। रिया ने सुकून से आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी जिंदगी उसके पास मौजूद थी। एक साल तेजी से गुजर गया और राहुल का पहला बर्थडे आया था। घर में मेहमान इकट्ठा थे। मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और आते ही मैंने राहुल को गोद में उठा लिया। जब घुटनों के बल चलने लगा था, रिया ने मेरे हाथ से बैग लिया और कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं तैयार होकर बाहर आया तो सबने केक काटने का फंक्शन शुरू कर दिया। मम्मी ने राहुल का हाथ पकड़कर केक काटा और सबने तालियां बजाईं। फंक्शन के बाद जब मेहमान चले गए तो मैं और रिया लाउंज में अकेले बैठे थे। मैंने रिया की तरफ देखा और कहा, रिया आज मुझे वो पुराना वक्त याद आ रहा है जब मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हार गया हूँ, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया है। रिया ने चाय का कप मुझे देते हुए कहा, यश वो बुरा वक्त गुजर चुका है, अब हमारे पास राहुल है और आपकी मोहब्बत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा है कि हम राहुल को भी पुलिस ऑफिसर बनाएंगे ताकि वो भी दूसरों की मदद करे। रिया हंसने लगी और बोली, ये तो बड़ा होकर खुद फैसला करेगा। इस बीच राहुल रोते हुए उठ गया तो मैं फौरन उठा और उसे सीने से लगा लिया। चुप हो जाओ शेर बेटे, डैडी आपके पास ही हैं। रिया ने ये नज़ारा देखा और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोली, मेरी कहानी पूरी हो चुकी है। मैंने रिया को अपने पास बुलाया और कहा, वादा करो हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। रिया ने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यही मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।